हाय दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम लोग क्या क्या चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं? ट्रांसफॉर्मर्स, डीसी मशीन, एनर्जी कन्वर्जन और बेसिक्स, ये कुछ चीजें हैं जिसमें से मेजर टॉपिक हमने दो कवर किए हैं, ट्रांसफॉर्मर और डीसी। ये दो बड़े टॉपिक्स हैं। अब हम लोग मशीन का अगला मशीन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस मशीन्स। ठीक है। अब देखो, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है मशीन पढ़ाने का, मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी टीचर मशीन पढ़ाता है तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का डिमांड होता है सिंक्रोनस मशीन्स का। सबका ये कहना होता है कि सिंक्रोनस पढ़ा दीजिए, या इवन क्लासरूम में ही मेरे पास जो बच्चे आते हैं उनका यही डिमांड होता है कि सर सिंक्रोनस हमें पढ़ना है। तो अब बात ये आती है, सिंक्रोनस के अंदर ऐसा क्या खास बात है जो कि ये टॉपिक टिपिकल हो जाता है बाकी स्टूडेंट्स के लिए? देखो, सबसे पहली बात है कि सिंक्रोनस के अंदर वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमने देखा था कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन आते हैं, सेम वे में सिंक्रोनस के अंदर भी काफी ऐसे टॉपिक हैं जिन पे कि क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। दूसरी बात, सिंक्रोनस के अंदर फेजर का अच्छा यूजेज होता है, लेकिन हम लोग जब इक्वेशंस पढ़ेंगे तो मैं आपको फेजर इक्वेशन के साथ साथ उनके स्केलार वैल्यूज भी बताऊंगा कि किस तरह से बिना फेजर का यूज किए भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। और अगर स्केलार की टर्म्स में पढ़ोगे तो फायदा क्या होगा कि अगर ऑफलाइन कैलकुलेटर से सॉल्व करते हो तब भी कर सकते हो, और वर्चुअल कैलसी से करते हो तब भी सॉल्व कर सकते हो। कहीं भी ये दिक्कत नहीं आएगी कि फेजर का अगर फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है तब क्या करें। ठीक है, इसलिए दोनों ही इक्वेशन समझना जरूरी है और ज्यादा प्रेफरेंस हम स्केलार इक्वेशंस को देंगे। क्या होता है कि सिंक्रोनस मशीन एक काफी बड़ा टॉपिक हो जाता है, काफी वाइड टॉपिक हो जाता है, इसीलिए स्टूडेंट्स इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत में आ जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम सिंक्रोनस कवर कर रहे हैं तो हम लोग थ्योरी भी पूरा डिटेल में देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स भी अच्छे से समझेंगे। लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे कि गेट एग्जाम होता है, तब क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स पे ही ज्यादा फोकस करना है। और अगर कोई अदर एग्जाम दे रहे हो, जैसे एसएससी जेई का एग्जाम हो गया, आरआरबी जेई हो गया, स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू हो गई, यूपी पीसीएल वगैरह, इस टाइप की कंपनीज का अगर एग्जाम देते हो तो वहां थ्योरी पार्ट को भी फोकस करना पड़ेगा। तो ऐसा मत करना कि सिंक्रोनस मशीन वाइड होने के कारण लॉस्ट हो जाओ, अपनी अप्रोच खो दो। अप्रोच नहीं खोनी है, अप्रोच पे पूरा फोकस रखना है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि सिंक्रोनस मशीन होती क्या है, फिर हम लोग आगे जाएंगे, कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, वर्किंग के बारे में बात करेंगे, और तभी हम लोग किसी न्यूमेरिकल टॉपिक पे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, तो सब लोग हेडिंग डाल लो, सिंक्रोनस मशीन। अब देखो, जैसा मैंने बताया था, रोटेटिंग मशीन के अंदर हमेशा दो पार्ट्स होते हैं। कोई भी रोटेटिंग मशीन हो, डीसी, सिंक्रोनस, इंडक्शन, एक रोटेटिंग मशीन के दो ही पार्ट्स होते हैं। वन इज योर स्टेटर एंड द अदर वन इज योर रोटर। ठीक है, और रोटेटिंग मशीन में हम एक मशीन ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज योर डीसी मशीन। ठीक है, लेकिन अब आगे जो रोटेटिंग मशीन आएंगी, सिंक्रोनस और इंडक्शन, ये दोनों एसी मशीन की कैटेगरी में जाएंगी। और मैंने ये बताया था वाइंडिंग भी दो होती है, एक फील्ड वाइंडिंग और एक आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग का काम क्या होता है? टू प्रोड्यूस फ्लक्स फॉर द मशीन। और आर्मेचर वाइंडिंग का काम क्या होता है? टू कैरी द करंट फ्रॉम द सोर्स और टू डिलीवर द करंट टू द लोड। अब सिंक्रोनस मशीन में क्या होता है? स्टेटर पे रखा जाती है आर्मेचर वाइंडिंग और रोटर पे रखते हैं फील्ड वाइंडिंग। जबकि याद हो, अगर डीसी मशीन के अंदर स्टेटर पे फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड पोल्स होते हैं, और रोटर पे होता है आर्मेचर। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन ये करूं कि डीसी मशीन में आर्मेचर रोटर पे क्यों रखा जाता है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा कि जो इंड्यूस्ड डीएमएफ होता है वो हमेशा एसी होता है, लेकिन अगर आर्मेचर को रोटर पे रख दें तो कम्यूटेटर की मदद से उस एसी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डीसी में। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि डीसी मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे क्यों रखी जाती है। वरना हमेशा देखो, ये प्रेफरेबल होता है कि आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे आनी चाहिए। उसके एडवांटेजेस अभी हम कुछ देर में देखेंगे।
बट ये ध्यान रखो, आर्मेचर वाइंडिंग इज यूजुअली प्रेफर्ड ऑन स्टेटर, but it is kept on rotor in DC machine in order to use commutator for conversion of AC into DC। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब क्या होता है, जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है सिंक्रोनस मशीन की, इस पे लगाया जाता है 3 फेज AC, और ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है इस पे लगता है DC। तो इसमें लिखना, आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन either delivers 3-phase AC or is supplied by 3-phase AC source, and the field winding is energized from DC source। फील्ड वाइंडिंग पे तो देखो DC सोर्स ही लगेगा, लेकिन आर्मेचर वाइंडिंग ऐसा भी हो सकता है 3-फेज AC एब्जॉर्ब करे जो कि होगा मोटर में, और 3-फेज AC डिलीवर करे जो कि होगा जनरेटर में। तो जनरेटर और मोटर में एब्जॉर्प्शन डिलीवरी चेंज हो जाएगा, बट फील्ड वाइंडिंग हमेशा उस पे एक डीसी सोर्स लगाना जरूरी है। अब क्या होता है, दो सोर्स की वजह से, एक एसी और एक डीसी, हम ये कह देते हैं कि सिंक्रोनस मशीन जो होती हैं, मैं ऐसे लिख रहा हूं शॉर्ट में, सिंक्रोनस मशीन इज अ डबली एक्साइटेड मशीन। डबली एक्साइटेड क्यों बोला भाई? क्योंकि इसके अंदर दो तरह की एक्साइटेशन है, एक 3-फेज एसी और दूसरी एक्साइटेशन है डीसी। ठीक है, अब देखो रोटेटिंग मशीन में किस टाइप का ईएमएफ जनरेट होता है। हम लोग ट्रांसफॉर्मर में जानते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और रोटेटिंग मशीन में डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अब डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ को और क्या बोलते हो? मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ कब आता है? जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में मूव करे या रोटेट करे। ठीक है, तो देयर शुड बी रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें लिखना, एज इन अदर रोटेटिंग मशीन्स द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सिंक्रोनस मशीन is motional EMF, so there must be relative motion between the conductors and the magnetic field। ठीक है, अब EMF कौन सी वाइंडिंग में इंड्यूस कराया जाता है? डीसी मशीन में याद करो, EMF हमेशा देखते हैं आर्मेचर में। तो अगला पॉइंट लिखना, EMF is induced in armature conductors, EMF is induced in armature conductors, but they are kept on stator, so they cannot rotate, and hence in order to have relative motion between magnetic field and conductor, the magnetic field must rotate। एक चीज सोचो, हमें रिलेटिव मोशन चाहिए। जैसे मान लो तुम्हारे और मेरे बीच एक रिलेटिव स्पीड होनी चाहिए। वो दो तरह से हो सकते, या तो तुम मूव करो या मैं मूव करूं। दोनों ही केसेस में देयर विल बी अ सम रिलेटिव स्पीड। लेकिन अब यहां आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे रख दी है, और स्टेटर का मतलब ही क्या होता है? स्टेशनरी पार्ट जो कि मूव नहीं करेगा। तब भी तुम्हें रिलेटिव मोशन चाहिए, तो अब रिलेटिव मोशन के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर कंडक्टर मूव नहीं कर सकता तो मैग्नेटिक फील्ड मूव करे, ताकि मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में क्या आ जाए? रिलेटिव स्पीड आ जाए, और उस रिलेटिव स्पीड की मदद से हमारा मोशनल ईएमएफ बन सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हुए अभी सिंक्रोनस मशीन में हमें यह भी पढ़ना है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आती कैसे है। ऐसा कैसे हो जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी नहीं होती, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी रोटेटिंग होती है। ठीक है, इतनी बात मेरी क्लियर है? अब एक क्वेश्चन बना के लिखो, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग आर्मेचर वाइंडिंग ऑन स्टेटर। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग ऑन स्टेटर। अब मैंने ये बोला आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा प्रेफरेबल होती है स्टेटर पे। हमने डीसी मशीन में रोटर पे क्यों लगाया था? वो इसलिए लगाया गया था ताकि वहां कम्यूटेटर का यूज करके एसी को डीसी में कन्वर्ट कर पाए। बट प्रेफरेबल कहां होती है? हमेशा स्टेटर पे। तो इसका पहला रीजन लिखना, फर्स्ट लिखो, मोर इकोनॉमिकल। मोर इकोनॉमिकल। अब देखो इतना हम बहुत अच्छे से जानते हैं, एसी मशीन के अंदर कम्यूटेटर का यूज नहीं होगा,
वहां किसका यूज होगा? स्लिप रिंग का। अगर आर्मेचर वाइंडिंग 3 फेज है तो 3 फेजेस यानी ए बी सी या आर वाई बी, 3 फेजेस के लिए 3 स्लिप रिंग का जरूरत हमें पड़ने वाला है। क्योंकि हमने क्या देखा था डीसी मशीन में, जब मैंने तुम्हें एसी जनरेटर की वर्किंग समझाई थी तो मैंने तुम्हें दिखाया था एक कॉइल के दोनों टर्मिनल अलग अलग स्लिप रिंग पे जाते हैं। तो 3 टर्मिनल्स अगर हैं 3 फेज की वजह से तो कितनी स्लिप रिंग लगेंगी? 3। लेकिन स्लिप रिंग लगती क्यों है? एक चीज बताओ मुझे, स्लिप रिंग या कम्यूटेटर का यूज क्यों था? उसका यूज ये था कि कोई भी रोटेटिंग टर्मिनल्स हैं उनको हम स्टेशनरी करना चाहते हैं। यानी स्लिप रिंग तभी लगेगी जब वाइंडिंग कहां रखी जाए? रोटर पे। बात सोच के देखो ना, रोटर घूम रहा है तो उसके साथ लगी वाइंडिंग भी घूम रही है। लेकिन बाहर मुझे जो टर्मिनल चाहिए वो स्टेशनरी चाहिए। अगर बाहर वाला टर्मिनल स्टेशनरी चाहिए देन वी हैव टू यूज स्लिप रिंग एंड ब्रशेस। अब अगर 3 फेज वाइंडिंग रोटर पे लगा दी गई है तो 3 स्लिप रिंग का यूज करना पड़ेगा क्योंकि 3 टर्मिनल्स बाहर आएंगे। और वहीं अगर डीसी वाइंडिंग लगाओगे तो डीसी में 2 ही टर्मिनल होते हैं तो स्लिप रिंग भी कितनी लगेंगी? 2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक स्लिप रिंग का कॉस्ट बच सकता है, इसीलिए मैंने बोला ज्यादा इकोनॉमिकल होगा। तो ये वाला पॉइंट लिख लेना, या एक काम करो इसको अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। बस लिखना क्या है कि अगर आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे होती है तो 3 स्लिप रिंग्स चाहिए, और अगर फील्ड वाइंडिंग या डीसी वाइंडिंग रोटर पे होती है तो 2 स्लिप रिंग चाहिए। इसका मतलब है फील्ड वाइंडिंग या डीसी वाइंडिंग रोटर पे रखना ज्यादा इकोनॉमिकल है। अगला पॉइंट लिखो, मोर एफिशिएंसी। अब देखो फील्ड वाइंडिंग जब रोटर पे लगी है तो 2 स्लिप रिंग लग रही हैं, तो 2 स्लिप रिंग में जो लॉसेज आएंगे वो एक तरह से 2i²r आ गए। 3 लगती तो कितने आते? 3i²r। यानी लॉसेस कम हो गए, और लॉसेस कम होने से एफिशिएंसी बढ़ गई। ठीक है, तो इसमें लिख लेना, बाय द यूज ऑफ 2 स्लिप रिंग्स इंस्टेड ऑफ 3 स्लिप रिंग्स we can minimize the losses and hence we can improve efficiency। अगला पॉइंट, बेटर इंसुलेशन। अब क्या होता है, जहां भी कहीं हाई वोल्टेज लोगे वहां ज्यादा इंसुलेशन भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या पता है कितना इंसुलेशन लगता है, डिपेंड करता है कि कितनी वोल्टेज पे मशीन चलाने वाले हो। अब अगर रोटर पे ज्यादा इंसुलेशन दे दोगे तो रोटर वैसे भी हैवी हो जाएगा, इसीलिए इंसुलेशन देना स्टेटर पे आसान है एज कंपेयर टू रोटर। और दूसरी बात है, स्टेशनरी वाइंडिंग का इंसुलेशन बनाना भी आसान है और रोटेटिंग वाइंडिंग का इंसुलेशन प्रोवाइड करना भी थोड़ा टिपिकल है। तो इसमें लिखना, हाई वोल्टेज वाइंडिंग शुड बी स्टेशनरी in order to provide effective insulation। in order to provide effective insulation। अगला लिखो, efficient cooling। efficient cooling क्या होता है? अगर वाइंडिंग स्टेशनरी है तो उसको कूल डाउन करना आसान है। कैसे कूल डाउन करते हैं कि कोई कूलेंट सर्कुलेट करा दो। कूलेंट ऐसा मटेरियल होता है जो मशीन की हीट को सर्कुलेट करा दे या हीट को कैरी करके बाहर ले जाए। तो अगर वाइंडिंग स्टेशनरी है तो वहां कूलिंग कर पाना आसान है। तो इसमें लिख देना, स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग कैन बी कूल्ड मोर एफिशिएंटली। ठीक है, अगला लिखो, मोर आउटपुट। मोर आउटपुट। अब देखो क्या होता है, रोटर वाइंडिंग जो है, जो फील्ड वाइंडिंग है वो डीसी है और ये लो पावर वाइंडिंग होती है। हमेशा जो फील्ड वाइंडिंग होती है, ये तुमने डीसी मशीन में भी देखा था, फील्ड वाइंडिंग का करंट या पावर बहुत ही कम होती है और वहीं आर्मेचर वाइंडिंग की पावर बहुत ही ज्यादा होती है। तो जब हाई पावर वाइंडिंग अगर स्टेटर पे रखें और लो पावर वाइंडिंग रोटर पे, तो रोटर का वजन कम हो जाता है क्योंकि उस पे वाइंडिंग हल्की है, वाइंडिंग छोटी है, कम पावर वाली है। या ये कह दो कि वाइंडिंग का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम होगा। भाई आर्मेचर का करंट ज्यादा है, करंट ज्यादा है तो मोटी वायर का यूज करोगे, और फील्ड वाइंडिंग का करंट कम है तो पतली वायर का यूज करोगे। इसीलिए हम क्या कह देते हैं, इसीलिए हम ये कह देते हैं कि लो पावर वाइंडिंग रोटर पे रखने से रोटर का वेट कम हो जाता है,
तो रोटर तेजी से घूम सकता है और ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसमें लिखना, बाय कीपिंग लो पावर लो पावर field winding on rotor, the weight of rotor is reduced and hence it can rotate at higher speed. It can rotate at higher speed. अगला लिखो, convenient construction. Convenient construction. कन्वीनियंट कंस्ट्रक्शन का मतलब ये, जो हाई पावर वाइंडिंग स्टेटर पे लगा पाना अपने लिए आसान है, रोटर पे उसको एकोमोडेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। स्टेटर पे लगाओगे तो देखो हाई पावर वाइंडिंग में फोर्स भी बनेगा, हमने ट्रांसफॉर्मर में देखे थे ना फोर्सेस कैसे जनरेट होते हैं वाइंडिंग में, सेम वे में यहां भी फोर्स बनेगा। बट स्टेटर पे रखी हुई वाइंडिंग में अगर फोर्स बनता भी है तो स्टेटर को मूव नहीं करा पाएगा। लेकिन अगर रोटर वाली वाइंडिंग में फोर्स बनने लगा तो रोटर का जो मोशन है वो स्मूथ नहीं रहेगा। अब देखो रोटर घूम रहा है, साथ साथ वाइंडिंग्स भी आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं। अगर ऐसा होने लगा तो रोटर आराम से घूम नहीं पाएगा, उसमें जर्की मोशन हो जाएगा, दैट इज टोटली अनडिजायरेबल। बात मेरी समझ आ रही है? तो इसीलिए हम क्या कह देते हैं कि कन्वीनियंट कंस्ट्रक्शन इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो बनेंगे वाइंडिंग में, अगर वाइंडिंग स्टेटर में रहे तो बेहतर है। तो इसमें लिख लेना, the winding can be braced, braced, braced in a better way against electromagnetic forces if it is accommodated in stator slots, if it is accommodated in stator slots। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई? तो ये सारे रीजन होते हैं कि हम लोग हाई पावर आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे क्यों रखते हैं, रोटर पे नहीं। और इसी वजह से क्या होता है ना, डीसी जनरेटर्स की रेटिंग कभी भी बहुत ज्यादा हाई नहीं आ सकती, क्योंकि उसकी आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे रखी है और रोटर पे रखी हुई वाइंडिंग की पावर बहुत ज्यादा हाई नहीं ले सकते, वहां अपने पास लिमिटेशन आ जाता है। इसीलिए हाई पावर जनरेशन हमेशा सिंक्रोनस जनरेटर से या एसी जनरेटर से होगी एज कंपेयर टू डीसी जनरेटर। ठीक है, चाहे तो इसके नीचे लिख भी लेना, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस DC generators cannot handle as much power as an AC generator, as much power as an AC generator। ठीक है, ये बेसिक क्लियर हुआ ना? अब नेक्स्ट लिखना, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। अब देखो डीसी मशीन के अंदर एक लॉजिक मैंने पढ़ाया था, इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल, जब हम वाइंडिंग की टर्म समझ रहे थे, पोल पिच, कॉइल स्पैन, ये सब चीजें समझते हुए हमने एक बात और समझी थी, दैट इज इलेक्ट्रिकल एंगल एंड मैकेनिकल एंगल। मैंने इलेक्ट्रिकल एंगल क्या बताया था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वांटिटीज के अंदर एंगल आता है या जो एंगल टाइम पे डिपेंडेंट होता है, जैसे ओमेगा टी, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल एंगल। और हमने बोला था मैकेनिकल एंगल कौन सा है, जो फिजिकली ऑब्जर्वेबल एंगल है, जो मशीन के अंदर भी तुम एंगल देख सकते हो, दैट इज मैकेनिकल एंगल। एंड इलेक्ट्रिकल एंगल इज जनरली यूज्ड एज द फेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वांटिटीज। और इनका रिलेशन हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिकल एंगल इज P/2 टाइम्स मैकेनिकल एंगल। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लो टाइम के अगेंस्ट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एंगल का जो डेरिवेटिव होगा वो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी आएगी और मैकेनिकल एंगल का डेरिवेटिव मैकेनिकल स्पीड। देखो ये क्या है, ओमेगा ना इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों में यूज होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में इसे कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी और मैकेनिकल में कहते हैं इसको एंगुलर स्पीड। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सिंपली फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेटेड होती है, 2πf। और ये जो एंगुलर स्पीड है इसको आरपीएम वाली स्पीड से कैसे रिलेट करते हैं, 2πn/60।
अब यहां से क्या हुआ, ये 2 पाई कट गया, n कितना आ गया 60 इंटू 2 यानी 120 f बाय p। तो ये स्पीड कहलाती है सिंक्रोनस स्पीड। अब बात है ये सिंक्रोनस स्पीड से क्या समझे। मुझे ऐसा आंसर देना जिसमें कि तुम्हें सिंक्रोनस मशीन की नॉलेज ना भी हो तब भी वो आंसर समझ आना चाहिए। तो ऐसा कुछ सोचो, मुझे ये मत बोलना यहां पे कि भाई सिंक्रोनस स्पीड वो है जिसपे सिंक्रोनस मशीन घूमती है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड घूमती है, ये सब नहीं। अभी यहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं है। मैंने उससे पहले ही तुम्हें सिंक्रोनस स्पीड बता दिया है। तो इस डेरिवेशन को देख करके एक बार सोचो कि सिंक्रोनस स्पीड हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। अब देखो ये पूरी जो डेरिवेशन है ये किस बात पे बेस्ड है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो हमने बेसिकली किया क्या है, ये जो एफ फ्रीक्वेंसी है यानी हर्ट्स में जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैकेनिकल स्पीड में कन्वर्ट कर दिया, और स्पीड की यूनिट क्या है, आरपीएम। तो सिंक्रोनस स्पीड कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी को अगर मैकेनिकल रेवोल्यूशन पर मिनट में कन्वर्ट कर दिया जाए, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस स्पीड। तो इसमें लिखना synchronous speed is basically the conversion of electrical frequency f in mechanical speed in terms of rpm, in terms of rpm। तो सिंपलेस्ट कोई पूछे भाई सिंक्रोनस स्पीड से क्या समझते हो, तो कुछ भी नहीं, ये तो बस एफ फ्रीक्वेंसी को आरपीएम में लाने का एक जरिया है। अब बात है सिंक्रोनस स्पीड यहां क्यों पढ़ी गई। क्या होता है, जो सिंक्रोनस मशीन होती हैं उनको सिंक्रोनस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनका रोटर इसी स्पीड पे घूमता है। तो इसमें लिखना दिस स्पीड इज रेलिवेंट फॉर सिंक्रोनस मशीन्स बिकॉज द रोटर ऑफ सिंक्रोनस मशीन rotates at synchronous speed। रोटर ऑफ सिंक्रोनस मशीन रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड, तो इसी स्पीड पे घूमेगा 120 f बाय p। तो इस पे एक क्वेश्चन लिखो, टू ऑल्टरनेटर्स आर मैकेनिकली कपल्ड एंड ड्रिवन with a common prime mover, driven with a common prime mover, one alternator is delivering power at 50 hertz frequency and other at 60 hertz frequency. Find the maximum possible speed of the set. Find the maximum possible speed of the set. अब यहां एक टर्म हमने देखा जो शायद मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा और जिन्होंने नहीं भी सुना होगा उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। टर्म आया ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर का मतलब होता है दैट कैन जनरेट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी जो एसी आउटपुट दे सकता हो। और एसी आउटपुट यहां कौन सी मशीन दे रही है, दैट इज सिंक्रोनस जनरेटर। तो बहुत जगह सिंक्रोनस जनरेटर को जो वर्ड यूज किया जाएगा दैट विल बी ऑल्टरनेटर। ठीक है, अब क्या करो कि वीडियो पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके, मैं मानता हूं इस क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 मिनट तुमको लगने चाहिए इसका आंसर निकालने के लिए। तो एक बार ट्राई करो। अब देखो, जो लोग ट्राई कर चुके हैं या जो लोग सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो हम सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है टू ऑल्टरनेटर्स आर मैकेनिकली कपल्ड एंड दे आर ड्रिवन बाय अ कॉमन प्राइम मूवर। जब दोनों का प्राइम मूवर भी एक है और मैकेनिकली कपल्ड हैं तो इसका मतलब ये हुआ N1 मस्ट बी इक्वल टू N2। मैकेनिकल कपलिंग का हमेशा मतलब ध्यान रखना कि दोनों मशीन की स्पीड बराबर होनी चाहिए, तब हम कहते हैं मैकेनिकली कपल्ड। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों की फ्रीक्वेंसी दी है कि एक 50 हर्ट्ज पे काम कर रहा है और एक 60 हर्ट्ज पे, बट पोल्स किसी के भी नहीं बताए। और पूछा ये स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब स्पीड हमें पता है सिंक्रोनस स्पीड होती है, फ्रीक्वेंसी पता है, अननोन क्या है, पोल। तो अब मैं कहूं मुझे स्पीड मैक्सिमम चाहिए तो तुम क्या कहोगे, पोल्स मस्ट बी मिनिमम। तो इसमें लिखना फॉर मैक्सिमम स्पीड द पोल्स मस्ट बी मिनिमम।
अब पहले जनरेटर की स्पीड होगी 120 f बाय P1, दूसरे की होगी 120 f बाय P2। ये तो जरूरी नहीं है ना दोनों के पोल बराबर हो, और वैसे भी पोल बराबर होंगे और फ्रीक्वेंसी अनइक्वल होंगी तो स्पीड तो बराबर आ ही नहीं सकती, यानी पोल्स तो अनइक्वल ही होंगे। अब यहां से क्या मिला, P1 बाय P2 इज 5/6। अब मुझे पोल्स मिनिमम लेने हैं, लेकिन उसका रेशो किस में आना चाहिए, 5/6 में। तो तुम ऐसा कह सकते हो कि पहली मशीन के 5 पोल ले लो और दूसरी मशीन के 6 पोल ले लो, लेकिन कंडीशन ये होती है P यानी नंबर ऑफ पोल्स मस्ट बी इवन। नंबर ऑफ पोल हमेशा इवन होना जरूरी है, क्योंकि हर नॉर्थ पोल का साउथ पोल एग्जिस्ट करेगा, मैग्नेटिक मोनोपोल्स कैन नेवर एग्जिस्ट। अगर ऐसा हुआ तो P1 कम से कम कितना लोगे, 10, और P2 कितना लोगे, 12। हमें रेशो 5/6 चाहिए, लेकिन P1 और P2 मिनिमम लेने हैं। 5/6 में मिनिमम वैल्यू 5 और 6 ही हो सकती है, बट ऑड वैल्यू अलाउड नहीं है। तो क्या लोगे, 10 और 12। अब इससे स्पीड निकाल लो, किसी से भी निकाल लो, पहले से या दूसरे से। मान लो पहले से निकालते हो तो ये आ गया 600 आरपीएम। ठीक है, दूसरे से निकालोगे तो उसमें 12 पुट करना, तब भी आंसर 600 आरपीएम आएगा। तो मैक्सिमम स्पीड है 600 आरपीएम। लेने को और भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, जैसे 20 और 24 भी ले सकते हो, तब 300 आ जाएगा। बट मैक्सिमम स्पीड पूछा है तो उसकी पॉसिबिलिटी एक ही बन रही है, दैट इज 600 आरपीएम। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस होता है तुम्हारा सिंक्रोनस स्पीड का, दैट द रोटर ऑलवेज रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड। बात मेरी क्लियर हुई? तो ये सिंक्रोनस स्पीड जो है ना, एसी मशीन में बहुत काम आएगी, यानी इंडक्शन में भी यूज होगा इसका। तो अब लॉजिक क्लियर है सिंक्रोनस स्पीड का क्या मतलब है। अब देखो कुछ एक ना छोटे छोटे क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि किस टाइप से ऑल्टरनेटर के अंदर हम या सिंक्रोनस मशीन के अंदर हम रीजनिंग फॉर्म करते हैं। तो पहला एक और क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस जनरेटर एंड एसिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर एंड एसिंक्रोनस जनरेटर। अब इसके अंदर दो कॉलम बना लो, पहला लिख लो सिंक्रोनस जनरेटर और दूसरा लिख लो एसिंक्रोनस जनरेटर। फर्स्ट वन सिंक्रोनस जनरेटर, सेकंड वन एसिंक्रोनस जनरेटर। अब देखो सिंक्रोनस जनरेटर तो यही है जो सिंक्रोनस हम पढ़ रहे हैं, और एसिंक्रोनस के ब्रैकेट में लिखो इंडक्शन जनरेटर। इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन जनरेटर को एसिंक्रोनस जनरेटर बोला जाता है। अब बात यह है दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो सिंक्रोनस जनरेटर को सिंक्रोनस इसलिए बोलते हैं कि रोटर जो घूमता है वो कितनी स्पीड पे घूमता है, इट रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड। लेकिन इंडक्शन जनरेटर में क्या होता है, जो रोटर की स्पीड होती है वो हमेशा सिंक्रोनस से ऊपर आती है, तो इट रोटेट्स एट अ स्पीड हायर देन सिंक्रोनस स्पीड। पहला डिफरेंस यही लिखो, सिंक्रोनस में लिखना रोटर रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड, और एसिंक्रोनस में रोटर रोटेट्स एट अ स्पीड हायर देन सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, अब सिंक्रोनस में लिखो एक और पॉइंट, यूज्ड इन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। और उसमें लिखो यूज्ड इन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज एग्जांपल विंड और टाइडल। विंड और टाइडल। देखो सिंक्रोनस मशीन ना एक ऐसा चैप्टर है जो तुम्हारा लिंक बनाता है मशीन्स और पावर सिस्टम के बीच में। अब जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर देखो पावर प्लांट के नाम आ गए, थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो यही होता है कि कोई भी पावर प्लांट के अंदर ज्यादातर सिंक्रोनस जनरेटर का ही यूज किया जाता है, और जब ज्यादातर सिंक्रोनस जनरेटर यूज होगा तो जो तुम मशीन के अंदर कंसेप्ट पढ़ रहे हो इसके काफी सारे फैक्टर्स तुम्हारे पावर सिस्टम के अंदर भी रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि कन्वेंशनल पावर प्लांट में सिंक्रोनस यूज हुआ और अनकन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल में
तुम्हारा इंडक्शन। उसका रीजन ये होता है कि सिंक्रोनस हमेशा एक ही स्पीड पे घूमता है, तो इसीलिए सिंक्रोनस जनरेटर से जुड़ी जो टरबाइन है उसे एक फिक्स स्पीड पे घुमाना पड़ेगा। वहीं इंडक्शन जनरेटर की स्पीड सिंक्रोनस से ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है ये मैटर नहीं करता है। तो अगर सिंक्रोनस से ज्यादा होती है तो वो वेरिएबल स्पीड पे भी काम कर सकता है, और अगर वो वेरिएबल स्पीड पे काम कर सकता है तो उसको वहां यूज करो जहां स्पीड फिक्स नहीं हो। और स्पीड फिक्स कहां नहीं है, जैसे विंड है, विंड कितनी तेज चलेगी इस पे कभी भी फिक्स नहीं कर सकते। या टाइड्स हैं, तो टाइड्स आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, हाई टाइड भी हो सकता है, लो टाइड भी हो सकता है। तो अगेन द स्पीड कैन नॉट बी कांस्टेंट। ठीक है, तो नॉन कन्वेंशनल के ब्रैकेट में लिख भी लेना, स्पीड इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, इसीलिए उसको नॉन कन्वेंशनल में यूज कर रहे हैं। अगर सिंक्रोनस जनरेटर का यूज करना है तो ऐसी जगह करोगे जहां तुम उसकी टरबाइन को एक फिक्स स्पीड से घुमा पाओ। अगला लिखो सिंक्रोनस में, टू थर्ड ऑफ द पावर जनरेशन, टू थर्ड ऑफ द पावर जनरेशन इज derived फ्रॉम स्टीम पावर प्लांट, इज derived फ्रॉम स्टीम पावर प्लांट। यानी इंडक्शन जनरेटर्स का जो प्रैक्टिकल यूज है वो काफी कम है एज कंपेयर टू सिंक्रोनस जनरेटर। ज्यादातर जो इंडिया के अंदर पावर जनरेशन होता है वो थर्मल या स्टीम पावर प्लांट से होता है, और स्टीम पावर प्लांट में जनरेटर कौन सा यूज होता है, सिंक्रोनस। ठीक है, अब इसी बात पे अगला क्वेश्चन लिखो, व्हाई मोस्ट ऑफ द पावर इज जनरेटेड यूजिंग सिंक्रोनस जनरेटर, व्हाई मोस्ट ऑफ द पावर इज जनरेटेड बाय सिंक्रोनस जनरेटर। अब देखो सिंक्रोनस जनरेटर और इंडक्शन जनरेटर ये दो मेरे पास ऑप्शंस हैं अगर मुझे एसी जनरेट करना है। अब दोनों में मेजर डिफरेंस क्या आता है, सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर एक फील्ड वाइंडिंग है जो इसको फ्लक्स बना के दे सकती है। इंडक्शन जनरेटर में ऐसा कोई सोर्स नहीं होता, जैसे यहां फील्ड वाइंडिंग में तुमने डीसी सोर्स लगाया ना, इंडक्शन में ऐसा नहीं होता। तो इंडक्शन में फील्ड वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकती। ठीक है, तो इंडक्शन को मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ती है आर्मेचर वाले करंट से ही। अगर वो आर्मेचर के करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है, इंडक्टर, और इंडक्टर रिएक्टिव पावर क्या करता है, एब्जॉर्ब। इसीलिए इंडक्शन जनरेटर आर्मेचर से रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करता है। खुद सोचो, आर्मेचर को अगर मैग्नेटिक फील्ड बनानी है तो आर्मेचर एक इंडक्टर का काम करेगा, और इंडक्टर हमेशा रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा, और यहां फील्ड वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बना देगी तो आर्मेचर को रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब सिंक्रोनस जनरेटर ज्यादातर रिएक्टिव पावर लेता नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो रिएक्टिव पावर देता है। लेकिन इंडक्शन जनरेटर को रिएक्टिव पावर लेनी पड़ती है फ्लक्स बनाने के लिए। अब अगर ऐसा हुआ, जनरेटर का काम है लोड को सप्लाई करना, अगर जनरेटर खुद रिएक्टिव पावर लेने लगेगा तो लोड जो रिएक्टिव पावर मांगेगा उसको तो कोई देने के लिए फिर बचा नहीं। इसीलिए सिंक्रोनस जनरेटर को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये रिएक्टिव पावर डिलीवर कर देता है और जो भी हमारे लोड्स हैं वो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसमें लिखो, सिंक्रोनस जनरेटर इज केपेबल ऑफ डिलीवरिंग real and reactive power. So if it delivers reactive power, it can be absorbed by the load, it can be absorbed by the load। बात मेरी क्लियर हुई? ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, इन इंडक्शन जनरेटर there is no separate field excitation and hence it has to absorb reactive power from armature to produce magnetic field और magnetic flux। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, इन सिंक्रोनस जनरेटर we can control the power factor by controlling excitation। एक्साइटेशन का मतलब होता है फील्ड वाइंडिंग का करंट, तो फील्ड करंट को एक्साइटेशन भी बोलते हैं। तो सिंक्रोनस जनरेटर की खास बात यही है कि जितना तुम्हें जनरेट करना है या जितना तुम्हें रिएक्टिव पावर देना है उस हिसाब से उसका पावर फैक्टर तुम डिसाइड कर सकते हो, और पावर फैक्टर अपने हाथ में, तो रिएक्टिव पावर अपने हाथ में है, तो हम रिएक्टिव पावर उतनी ही बनाएंगे जितनी लोड को रिक्वायर्ड हो। अगला पॉइंट,
synchronous generators generate power at a fixed frequency, at a fixed frequency। देखो क्या होता है, अगर मैं इंडक्शन जनरेटर की बात करता हूं, इंडक्शन जनरेटर की कंडीशन ये होती है कि उसकी रोटर की स्पीड हमेशा सिंक्रोनस से ज्यादा होनी चाहिए। अब अगर ये एनआर वेरिएबल है तो एनएस भी वेरिएबल हो गया। एनएस अगर वेरिएबल हो गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई वेरिएबल। सिंस एनआर वेरिएबल देयरफॉर एनएस इज आल्सो वेरिएबल, तो फ्रीक्वेंसी इज आल्सो वेरिएबल। अब जब हम अपनी डिवाइसेस चलाते हैं तो जैसे इंडिया में मैं डिजायर करता हूं कि 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मिलेगा, अमेरिका के अंदर वही चीज 60 हर्ट्ज में यूज की जाती है। तो इससे क्या हुआ कि हमें एक ही फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री दैट वी आर रिजाइडिंग इन, वी नीड अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। और इंडक्शन जनरेटर सिंगल फ्रीक्वेंसी सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसकी रोटर स्पीड कम होती है तो सिंक्रोनस स्पीड को भी साथ में कम होना पड़ेगा, तभी ये जनरेटर की तरह काम कर पाएगा। क्या होता है ना, इंडक्शन मशीन में जाके पढ़ोगे कि अगर रोटर की स्पीड सिंक्रोनस से कम होती है तो वो जनरेटर नहीं, वो मोटर होता है। और मोटर हुआ तो पावर जनरेट नहीं करेगा बल्कि पावर को एब्जॉर्ब कर जाएगा। इसीलिए अगर इसको जनरेटर की तरह चलना है तो एनएस हमेशा एनआर से छोटा रहे। तो एनआर अगर घट गया तो एनएस भी घटना चाहिए, तभी वो छोटा रह सकता है। एनएस कम होने के लिए फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। ये बात क्लियर हुई। अब इसी बात पे अगला क्वेश्चन, वाई अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर पावर सिस्टम ऑपरेशन। ठीक है, वाई अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर पावर सिस्टम ऑपरेशन। अब देखो क्या होता है कि एक ही फ्रीक्वेंसी क्यों चाहिए होती है, इसका रीजन समझो। देखो मान लो कोई सिस्टम ऐसा है जिसकी वोल्टेज है वी एम साइन ओमेगा 1t। इस सिस्टम में कोई करंट आया, कहीं और से ये करंट आ रहा है आई एम साइन ओमेगा 2t। जैसे अब ऐसा मान लो कि दिल्ली में पावर की कमी हो जाती है, तो मैं क्या करता हूं कि नॉर्थ ईस्ट से पावर बोरो करने की बात करता हूं। तो दिल्ली के अंदर जो वोल्टेज है वो तो ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी है, लेकिन आसाम या नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन से जो करंट उन्होंने भेजा वो उन्होंने भेजा ओमेगा 2 वाली फ्रीक्वेंसी पे। बात समझ रहे हो कि तुम्हारे पास जो वोल्टेज थी वो ओमेगा 1 वाली थी और दूसरी तरफ से जो करंट आया वो आया ओमेगा 2 वाला। अब इंस्टेंटेनियस पावर क्या लिखोगे, वी आई Vm Im बाय 2। मैं क्या कर रहा हूं, साइन ए साइन बी को ना दो पार्ट्स में तोड़ रहा हूं, कॉस ए माइनस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, दो पार्ट्स में तोड़ दिया। अब क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं भाई एवरेज पावर निकाल दो, तो तुम क्या कहोगे, एवरेज पावर का तरीका है टाइम पीरियड से डिवाइड करके इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में ले लो। अब अगर इंटीग्रेट करोगे पावर को, पावर के अंदर दो टर्म्स हैं कॉस की, अगर दो टर्म्स कॉस की आ जाती हैं तो कॉस का एक पीरियड का इंटीग्रेशन हमेशा 0 होता है। देखो कॉस का ग्राफ कैसा बनता है, ये चीज इंटीग्रेट करके देखने की भी जरूरत नहीं है। तो कॉस के ग्राफ का एक इंटरवल का एरिया कितना होता है, टोटल 0। तो ये कितना आ जाएगा 0, लेकिन कब, अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बराबर ना हो। अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर होते तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 0। अगर 0 हो गया तो कॉस ऑफ 0 1। अगर 1 आ जाएगा तो इंटीग्रेशन कितना बनेगा, t बन जाएगा। बट एक t तुम नीचे भी लेके चल रहे हो, तो ये क्या हो गया Vm Im बाय 2। ये कब हुआ, जब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर थे।
तो देखो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 अगर बराबर थे तो ये टर्म 1 हो गई, बट इसमें अभी कॉस रह गया, कॉस रह गया तो इसका इंटीग्रेशन तो 0 आना है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन जीरो पावर सिर्फ तब आ सकती है जब सिस्टम के अंदर एक ही फ्रीक्वेंसी हो। अगर सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती हैं तो एवरेज पावर इज 0। तो इसमें लिखना फॉर पावर और एनर्जी ट्रांसफर, फॉर पावर और एनर्जी ट्रांसफर there must be a single frequency of the entire system because sinusoids of different frequency are orthogonal to each other। orthogonal का मतलब ही ये होता है कि प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन 0 आ जाए, are orthogonal to each other and hence they transfer zero net power, zero net power। तो ये डेरिवेशन लिख लेना। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी होगी तभी कुछ पावर की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, अब जैसा मैंने अभी बताया कि इंडिया के अंदर हम 50 हर्ट्ज यूज करते हैं, वहीं यूएस के अंदर 60 हर्ट्ज। तो दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि 50 और 60 ही क्यों, इसके अलावा और कोई फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं। तो अगला क्वेश्चन लिखना, वाई ओनली 50 एंड 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड, why only 50 hertz and 60 hertz frequency is used। अब देखो क्या होता है, अगर एक पूरे पावर सिस्टम की बात करें या जनरेटिंग प्लांट की बात ले लो, जैसे मान लो थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट में क्या करोगे, पहले कोल को जलाओगे, कोल को जला के पानी को गर्म करोगे, पानी जब गर्म होगा तो वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, ये स्टीम टरबाइन को चलाएगी, टरबाइन जनरेटर के शाफ्ट को चलाएगी, और जनरेटर का शाफ्ट तुम्हें क्या दे देगा, जनरेटर का शाफ्ट घूम करके तुम्हें इलेक्ट्रिकल आउटपुट दे देगा। तो क्या क्या ऑप्शंस हुए या क्या क्या प्रोसेस हुआ, पहले कंबशन, फिर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया गया, फिर इसने टरबाइन को चलाया, टरबाइन ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी, कैसे, बाय मींस ऑफ ऑल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर। जनरेटर में यही तो होता है कि मैकेनिकल इनपुट दो तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट आ जाता है। तो ये टरबाइन का घूमना मैकेनिकल इनपुट था और आउटपुट में क्या मिला, इलेक्ट्रिकल। अब देखो ये जो पूरा स्टेप है कंबशन और स्टीम तक, ये वाला काम होता है एक ही डिवाइस का, बॉयलर का। तो हम ये कह देते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी, इस पूरे प्रोसेस की जो एफिशिएंसी है, इसमें बॉयलर इन्वॉल्व होता है, इसमें टरबाइन इन्वॉल्व होती है, और इसमें ऑल्टरनेटर इन्वॉल्व होता है। जैसे हम ये कहते हैं ना कास्केडिंग में ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं, ऐसे ही कास्केडिंग में सिस्टम की एफिशिएंसी भी मल्टीप्लाई हो जाती है। अब हम लोग ये चाहते हैं कि ओवरऑल एफिशिएंसी हाई रहे। सबसे मिनिमम एफिशिएंसी जो होती है ना, इसकी होती है बॉयलर की, मिनिमम, इसकी मॉडरेट, और इसकी हाई। तो अगर हम बात करें एफिशिएंसी हमें हाई रखनी है, तो उसके लिए तीनों की एफिशिएंसी हाई रहनी चाहिए। और क्या होता है, जो टरबाइन है, टरबाइन जिस तरह की डिजाइन की जाती है, अलग अलग तरह की टरबाइन होती है, फ्रांसिस टरबाइन, कपलन टरबाइन, इस टाइप की जो भी टरबाइन्स हैं, इसके अंदर एफिशिएंसी मैक्सिमम तब आती है जब इसकी स्पीड रहे 3000 आरपीएम या 3600 आरपीएम। ईटा टरबाइन is maximum at 3000 rpm और 3600 rpm। अब मान लो कि पोल्स हमने दो ले लिए, तो 3000 इक्वल टू 120 इंटू एफ बाय 2, तो यहां से एफ आया 50 हर्ट्ज। 3600 इक्वल टू 120 इंटू एफ बाय 2, तो यहां से एफ आया 60 हर्ट्ज। तो जो हमारे पास अवेलेबल टरबाइंस हैं, उस हिसाब से अगर एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करनी है,
तो दो ही फ्रीक्वेंसीज पे वर्क कर सकते हो, 50 हर्ट्स या फिर 60 हर्ट्स। बात क्लियर हुई? तो यही रीजन होता है कि पावर सिस्टम के अंदर जनरली दो ही फ्रीक्वेंसीज अडॉप्ट क्यों की जाती हैं। अगर तुम कोई और फ्रीक्वेंसी अडॉप्ट करना चाहते हो, सपोज तुम कहते हो भाई मुझे तो 40 हर्ट्स पे चलाना है, तो तुम पहले एक ऐसी टरबाइन बनाओ जो कि 40 हर्ट्ज के करस्पॉन्डिंग जो भी स्पीड आती है उस पे वो तुम्हें मैक्सिमम एफिशिएंसी दे पाए। वरना अगर पावर प्लांट की एफिशिएंसी गिरती है तो उसका मतलब क्या है कि पावर का वेस्टेज काफी ज्यादा हो रहा है और पावर का यूटिलाइजेशन बहुत ही कम हो रहा है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग अगर इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं आते हैं। और मैंने जैसा बताया सिंक्रोनस मशीन एक ऐसा चैप्टर है जो पावर सिस्टम को भी लिंक करता है, इसलिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे भी बताए जो कि पावर सिस्टम या पावर प्लांट से रिलेटेड है। क्योंकि ज्यादातर पावर प्लांट के अंदर कौन सी मशीन यूज होती है हमारी? दैट इज योर सिंक्रोनस मशीन। बात मेरी क्लियर हुई यहां तक? तो एक काम करते हैं, इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ये मैंने काफी बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दे दिया सिंक्रोनस मशीन का। अगले लेक्चर से हम क्या करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। और जैसा मैंने इस वीडियो में आपको बताया भी कि मोशनल ईएमएफ के लिए दो में से एक ना एक चीज मूविंग होनी चाहिए, और सिंक्रोनस में मूविंग होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम अगले वीडियो के अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग कैसे बन पाती है। ठीक है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।